हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I। हमने एक P पॉइंट लिया एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। हमें बताना है कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर मी इज टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। मैं एक सर्कुलर लूप अज्यूम करूंगी जिसके सेंटर से परपेंडिकुलरली मेरी वायर पास कर रही है। इस सर्कुलर लूप की भी रेडियस r है। लेट अस सपोज ये वायर मेरी वैक्यूम में प्रेजेंट है, तो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी है, म्यू नॉट है स्पेस की। नाउ इफ आई अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, इट्स b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। दैट इज अ क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द होल लूप। ये जो मैंने लूप लिया है इसके ऊपर, पूरे लूप के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, देन दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट दैट इज पासिंग थ्रू दिस लूप। लेट सपोज इस लूप को मैंने नाम दिया है M, और ये एक सर्कुलर सरफेस है जिसको मैं नाम दे रही हूँ S। लेट मी नेम दिस सर्कुलर सरफेस एज S। Then here I is the current intercepted by the surface S enclosed by the path M. M is the path and S is the surface. Now let me try to solve this expression. यहाँ पर B जो होगा, magnetic field over the whole loop will be same due to symmetry of the circle. Then I can take it out, और यहाँ पर B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री, क्योंकि बी वेक्टर भी टेंजेंशियल होगा लूप के और डीएल वेक्टर भी लूप के टेंजेंशियल होगा, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। सो आई कैन राइट बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस 0 इज म्यू नॉट I। नाउ कॉस 0 इज 1। अब डीएल का इंटीग्रेशन, जो हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं हम डीएल, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, इट विल बी इक्वल टू बी इंटू 2πr, इट्स इक्वल टू म्यू नॉट I. So I get the formula for magnetic field at point P. This will be equal to mu naught I upon 2πr. Now अगर मैं लूप सेम रखूं लेकिन जो सरफेस मैंने S से रिप्रेजेंट की है उसकी शेप चेंज कर दूं, तो क्या मेरी P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जानी चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट अस सपोज मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बट इन दिस केस लेट मी अज्यूम अ पॉट शेप्ड सरफेस। एक पॉट की शेप की मैं सरफेस लेती हूँ। द रिम ऑफ द पॉट इज M। जो पॉट की जो रिम है वो अभी भी M ही है। नाउ लेट मी अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ विच सेज B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। नाउ करंट I इज द करंट इंटरसेप्टेड बाय दिस सरफेस। इस सरफेस में से अभी भी कितना करंट पास कर रहा है, I ही कर रहा है। इस M पे ऑल ओवर द क्लोज पाथ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इसका मतलब, और एक और चीज, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सो आई कैन राइट B क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I. Its value is equal to 2πr. So it means I get B is equal to mu naught I upon 2πr. Is this the formula same as derived earlier? Yes, you can see the formula is exactly same. और हमारी कॉमन सेंस भी बोलती है कि हमने सरफेस की ही तो शेप चेंज की है। दिस इज इमेजिनरी, हम किसी भी तरह की सरफेस इमेजिन कर सकते हैं, बट हम P पॉइंट पे ही तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों केस में। तो वायर सेम है, P पॉइंट भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेम होनी चाहिए सेम पॉइंट पे, भले ही हम किसी भी तरीके की सरफेस चूज करें। Now let's consider a different situation when we are charging a capacitor. जब हम एक कैपेसिटर चार्ज कर रहे हैं तो उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस सेम लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। Let us consider the process of charging a capacitor. हमारा करंट सर्किट में इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे, वैसे ही the charges that are being accumulated on the plates are increasing. तो उस टाइम पे जब करंट सर्किट में बढ़ रहा है और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, we wish to calculate magnetic field at point P which is at a distance r from the
वायर। तो इसके लिए हम एक सर्कुलर पाथ कंसिडर करेंगे m, विच इज स्पैनिंग अ सरफेस s। ये सर्कुलर सरफेस ली है मैंने। नाउ लेट मी अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करके मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकती हूँ। आई यूज क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i। नाउ b वेक्टर और dl वेक्टर के बीच में अगेन एंगल 0 डिग्री होगा और हमारा b ऑन द लूप विल बी कांस्टेंट, सो आई कैन डायरेक्टली राइट b dl इज इक्वल टू क्लोज लूप integration of dl is equal to mu naught times the current threading the loop. Now इसकी वैल्यू होगी 2 pi r, so I can write b is equal to mu naught I upon 2 pi r। तो मुझे p पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली है? mu naught I upon 2 pi r when the current in the wire is I। Now instead of a circular surface, let me assume a pot-shaped surface. And now if I apply Ampere's circuital law, that is B vector dot dl vector is equal to mu naught times the current passing through the surface। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड तो हमारी अगेन होगी B इंटू 2 पाई आर, लेकिन राइट साइड हमारी होगी म्यू नॉट इंटू 0। क्या इस सरफेस में से दिख रहा है आपको कोई वायर पास कर रही है? अगर वायर ही पास नहीं कर रही तो करंट कैसे पास कर रहा है? सिंस there is no wire, there is no current which is crossing this surface। तो इस सरफेस में से जब कोई करंट ही इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, it means the right side becomes 0 और I can write the magnetic field at point P is 0। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जब हमने सर्कुलर सरफेस चूज करी थी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लेकिन जब हमने एक पॉट शेप सरफेस चूज करी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गई। इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन सेम है कि चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। एक केस में आ रही है और एक केस में 0 आ रही है। जस्ट बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द इमेजिनरी सरफेस हम सरफेस तो कोई भी इमेजिन कर सकते हैं। So Maxwell came to the conclusion that Ampere's circuital law is incomplete. Then in order to remove this flaw, Maxwell modified Ampere's circuital law, which came to be known as Ampere's Maxwell law। ये है modification of Ampere's law in time varying electric field, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस केस में हम मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ यूज करते हैं। इस केस में जब हमने पॉट शेप्ड सरफेस अज्यूम करी थी तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर चार्जेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे प्लेट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो पॉट की सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, ये तो हमने कहीं अकाउंट ही नहीं किया। So Maxwell said that in between the plates of the capacitor there is a different type of current which he named displacement current। Let us suppose इलेक्ट्रिक प्लेट्स, ये जो प्लेट्स है कैपेसिटर की, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, I give it the symbol phi e। Then he said that displacement current is given by epsilon naught d phi e upon dt, epsilon naught times the rate of change of electric flux between the plates of capacitor, where epsilon naught is the electrical permittivity of the medium between the plates of capacitor। यहाँ पर वैक्यूम है और वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम epsilon naught से डिनोट करते हैं। We will prove कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया। In Ampere's laws applications for all cases, we need to consider total current as I is equal to IC plus ID। जहां हमारा पहला एम्पियर्स सर्किटल लॉ में हम करंट कंसिडर करते थे सिंपल I, it's actually the sum of two types of current। One is conduction current and the other one is displacement current। कंडक्शन करंट वो है जो वायर में करंट की तरह फ्लो कर रहा है, कंडक्शन जो चार्जेस के मूव करने की वजह से फ्लो कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी होने की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है।
So we get the modified Ampere's law or Ampere's Maxwell law as this. I've just replaced I with IC plus ID. Now let's try to find the expression for the displacement current. As the application of Ampere's law does not depend upon the shape of the surface, we need to find the missing term in Ampere's law. क्योंकि Ampere's law जो है उसकी application surface की shape पे depend करती ही नहीं है. So there is some missing, and this is the missing link. In between the capacitor plates, there exists electric field. Surface is intercepted by the electric field. जो surface pot की नीचे वाली surface हमने consider की है वहां से electric field तो cross हो रही है ना, although current is not crossing. Let us assume हमारी capacitor plates पर charge है Q. इसके बीच में जो region है उसकी electrical permittivity है epsilon naught and the area of each plate is A. Then the electric field between the plates is given by sigma upon epsilon naught, where sigma is the charge per unit area. So this is the formula for the electric field. जो region के बीच में दोनों plates के बीच में जो region है वहाँ पर electric field कितनी है? Q upon A times epsilon naught. Now what is the flux through that pot surface? वो जो pot की surface है उसमें से कितनी flux pass करेगी? The flux, electric flux will be equal to E vector dot A vector, that is E times the area of the plates. Now let me multiply Q upon A epsilon naught into A. I get Q upon epsilon naught. Now this flux is changing with time क्योंकि current increase हो रहा है, charge change हो रहा है, तो electric field भी change हो रही है जिसकी वजह से electric flux भी change हो रही है. Now the rate at which electric flux is changing with time, it's equal to, we need to differentiate it. I'll get 1 upon epsilon naught dq upon dt. This is the current which is due to the change in electric flux. और इसको मैं नाम देती हूँ displacement current. So I get 1 upon epsilon naught times id, where id is equal to dq upon dt. That is the rate of change of charge on the plates of capacitor. And I get the formula for id. Epsilon naught को मैं ऊपर ले जाती हूँ तो epsilon naught d phi e upon dt. Is this the same expression we talked about earlier? Yes, and this is the missing term. So displacement current is the equivalent current intercepting the surface S, which is due to change in electric flux. Displacement current through a surface exists whenever there is a time varying electric flux through it. एक surface के through displacement current तभी flow करेगा जब उससे एक linked होगी time varying electric flux. In the next video, we will discuss the characteristics and properties of EM waves. That's all for now. Have a good day.